explain the process of parturition and lactation। आज हम आपको पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन की प्रोसेस एक्सप्लेन कराएंगे। इससे पहले आपको प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस को एक्सप्लेन कराया था। आज के टॉपिक में पार्चुरेशन की प्रक्रिया को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम पार्चुरेशन को देखते हैं। पार्चुरेशन क्या होता है? यूजुअली हमें पता है कि ह्यूमन प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ की होती है। मनुष्य में जो गर्भस्थ अवस्था होती है वो 9 महीने का होता है और इस 9 महीने की पूरे ड्यूरेशन को हम एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। आप कहोगे गेस्टेशन पीरियड क्या है? तो आप कहोगे गर्भावस्था का औसत काल या औसत अवधि जो है वो जेस्टेशन पीरियड या गेस्टेशन पीरियड होता है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है, 9 मंथ कंप्लीट होता है, तो बच्चे के जन्म का समय होता है और बच्चे का जन्म होना ही यूटेरस से वोम से बच्चे का बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आना ही पार्चुरेशन कहलाता है। पार्चुरेशन मीन्स आप कहेंगे एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी द विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स एंड एक्सपेंशन और डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। या हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया को ही पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन, ये हमें समझना है। यह एक हार्मोन डिपेंडेंट प्रोसेस होती है और ये हार्मोन 2 तरीके से रिलीज किए जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, ओवरी एंड प्लासेंटा से रिलीज किए जाते हैं हार्मोन। सो द प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन को हम कहेंगे ह्यूमन पार्चुरेशन की क्रिया इंड्यूस की जाती है। द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो इंडोक्राइन, न्यूरो मींस ब्रेन से रिलेटेड और इंडोक्राइन मींस अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन रिलीज करती हैं उनके थ्रू ये प्रोसेस इंड्यूस की जाती है, प्रेरित की जाती है। तो आप कह सकते हैं प्रसव की प्रक्रिया न्यूरो इंडोक्राइन क्रिया विधि के द्वारा प्रेरित की जाती है। अब फुली डेवलप्ड, जब फीटस फुल डेवलप्ड हो जाता है, इन्फेंट पूरी तरीके से डेवलप्ड हो गया है, बेबी पूरी तरीके से डेवलप्ड हो गया है और वो मैच्योर हो गया है डिलीवरी के लिए, एट दिस टाइम दे गिव सिग्नल। पार्चुरेशन का जो सिग्नल या संकेत प्रेरित किया जाता है वो सिग्नल फीटस और प्लासेंटा के द्वारा दिए जाते हैं। फीटस एंड प्लासेंटा ये सिग्नल देता है हार्मोनल सिस्टम को कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूं और मैं अब इस वॉर्म यूटेरस के अंदर से बाहर निकलना चाहता हूं। ये सिग्नल पैदा करता है फीटस एंड प्लासेंटा, दोनों फुल डेवलप हो चुके हैं, अब वो बाहर आना चाहते हैं और बाहर आने के लिए वो इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन टिश्यू में एक हल्का संकुचन पैदा करते हैं। यूटेराइन टिश्यू में फीटस एंड प्लासेंटा एक हल्का कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, संकुचन पैदा करते हैं और उस संकुचन की क्रिया को हम कहते हैं फीटल रिफ्लेक्स इजेक्शन। अर्थात आप ध्यान देंगे जब फीटस और प्लासेंटा फुल मैच्योर है, डेवलप हो चुके हैं, वो यूटेराइन कैविटी से बाहर आना चाह रहे हैं, तो उनके द्वारा इंड्यूस किया जाता है एक प्रकार का माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। दे गिव माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड कहां देंगे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन? यूटेराइन टिश्यू पर। यूटेराइन टिश्यू मेनली आप याद रखोगे यूटेरस की जो वॉल होती है, 3 लेयर होती हैं,
सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर इंडोमेट्रियम होती है। लेकिन जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में मेजर रोल होता है वो मायोमेट्रियम का होता है, वो काफी ठीक होती है और वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग, आप कहेंगे तीव्र से तीव्र कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने में सक्षम होती हैं। तो एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले मिला। ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस कहलाती है फीटल रिफ्लेक्स इजेक्शन। याद रखोगे, फीटस और प्लासेंटा के माइल्ड इंड्यूसमेंट से माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ यूटेराइन टिश्यू में, और यह यूटेराइन टिश्यू का माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है फीटल रिफ्लेक्स इजेक्शन। फीटल रिफ्लेक्स इंजेक्शन होता क्या है? यूटेरस की दीवारों पर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ये रिफ्लेक्स मिलता है कि फीटस कहता है, फीटस का सिग्नल है कि वो रिफ्लेक्ट होना चाहे, वो इजेक्ट होना चाहता है, बाहर आना चाहता है, ऐसा वो प्रतिवर्ती क्रिया करता है जिसका ट्रिगर्स मिलता है। जो ट्रिगर्स करता है किसके ऊपर? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑफ यूटेरस। यूटेरस पर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, उन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के ऊपर ट्रिगर्स करता है फीटल रिफ्लेक्स इजेक्शन, और इस फीटल रिफ्लेक्स इजेक्शन से जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हैं यूटेरस की, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए सिग्नल भेजती है, ऑक्सीटोसिन को सेक्रेट करने के लिए सिग्नल दे रही है, और वो सिग्नल जाता है मदर के मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जानोगे आप, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड को जब मैसेज मिला कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करना है, सिक्रेट करना है, देन आप ये जानोगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। अब इस पोस्टीरियर लोब से ही ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जाएगा। देन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, तो ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है यूटेराइन मसल्स पर, और यूटेराइन मसल्स पर जब वो अपना फंक्शन करता है तो यूटेराइन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होता है, यूटेराइन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन फर्दर स्टिमुलेटेड होता है और वो तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्शन को रिफ्लेक्स करती हैं, फिर स्टिमुलेट करती हैं कि और ज्यादा ऑक्सीटोसिन मिले, जिससे और ज्यादा तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्शन हो सके। इस बात को ध्यान रखोगे कि ऑक्सीटोसिन का पॉजिटिव फीडबैक मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जितना ऑक्सीटोसिन जितनी मात्रा में फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ और उसने कॉन्ट्रैक्शन किया, संकुचन किया यूटेरस की दीवारों को, तो जब यूटेरस की दीवार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो और फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए और मात्रा में ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया जाता है। इस प्रकार यूटेराइन वॉल और पिट्यूटरी सेक्रेशन के बीच एक स्टिमुलेटरी रिलेशन बन जाता है, दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव रिलेशन देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जाता है और स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है, जिससे यूटेरस की मसल्स रैपिडली, बड़ी तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, प्रसव पीड़ा बढ़ जाती है, इसी ये पेन प्रसव पीड़ा कहलाती है, लेबर पेन कहलाती है, जिससे यूटेरस एक्सपेंड कर देता है। किसे? यूटेरस उस फीटस को, बेबी को एक्सपेंड कर देता है थ्रू बर्थ पोर के थ्रू एक्सपेंड कर देता है, बाहर आ जाता है, बेबी बाहर आ जाता है। इस बर्थ पोर में कौन कौन चीजें शामिल हैं? सर्विक्स एंड वजाइना, दोनों को मिला के हम बर्थ पोर कहेंगे, इसके थ्रू बेबी बाहर आ जाता है। अर्थात आप कहेंगे कि जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है, स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन, इनके बीच जब स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है तो ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन बढ़ता जाता है, जिससे ज्यादा तेजी से स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेराइन वॉल में, और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण
जो बेबी है वो एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है बर्थ पोर के थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू आउटसाइड। इस प्रकार बच्चे का जन्म हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम पार्टुरेशन कहते हैं। थोड़ा सा हार्मोनल प्रोसेस को भी मैंने यहां बनाया है, इसको भी ध्यान देंगे। जब फीटस पूरी तरीके से रेडी हो जाता है, डेवलप हो जाता है, बर्थ के लिए तैयार हो जाता है, तो वो रिलीज करता है कार्टिसोल। कार्टिसोल क्या होता है आप जानेंगे कि एड्रीनल ग्लैंड, उस बच्चे के एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज किया गया कार्टिसोल हार्मोन होता है। कार्टिसोल स्टिमुलेट करता है प्लासेंटा को और प्लासेंटा रिलीज करता है एस्ट्रोजन को। प्लासेंटा रिलीज करता है एस्ट्रोजन को और एस्ट्रोजन का नेगेटिव काम होता है प्रोजेस्टेरॉन को इनहिबिट करने का काम। प्रोजेस्टेरॉन को ये रिड्यूस करेगा कि आप फर्दर काम नहीं करोगे, जिससे यूटेराइन वाल को आप मेंटेन नहीं करोगे और यूटेराइन वाल का मेंटेनेंस नहीं होगा। और एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि एस्ट्रोजन इंड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑफ यूटेरस। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑफ यूटेरस को इंड्यूस करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। मोस्टली ये ओवरी के द्वारा भी रिलीज किया जाता है। और जब यूटेरस की ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाती है तो वो ब्रेन को पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देती है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन करता है। ऑक्सीटोसिन के सेक्रेशन फर्दर इंक्रीज करते जाते हैं, क्योंकि यह इंक्रीजमेंट स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूटेराइन वाल एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन के बीच डेवलप होता है, जिससे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन पैदा किए जाते हैं। लेबर पेन बढ़ता जाता है, जिससे बेबी बर्थ आउट होता है, बर्थ मतलब कम आउट हो जाता है थ्रू बर्थ कैनाल, वो जन्म ले लेता है, बाहर आ जाता है। इस प्रकार ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को करने के लिए, लेबर पेन को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स एक्सटर्नली ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी देते हैं, जिससे वुमेन में बच्चे का बर्थ जल्दी से हो जाए। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसी को हम लेबर पेन कहते हैं। इतना स्ट्रांग होता है कि ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा पीड़ा जो होती है, दर्द जो होती है, जो महसूस होता है, वो प्रसव की पीड़ा होती है। जो सबसे बड़ा दर्द होता है प्रसव पीड़ा होती है, जिसके थ्रू बच्चे का बर्थ होता है और ये पीड़ा ऑक्सीटोसिन के द्वारा उत्पन्न होती है। इसके साथ ही कुछ हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो हमने देखा कि बच्चे के बर्थ में जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है मोस्टली वो ऑक्सीटोसिन होते हैं, कॉर्टिसोल्स होते हैं, इसके साथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन भी होता है, जो रिलैक्सिन हार्मोन बर्थ पोर को चौड़ा करने का काम, प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज करने का काम करता है, जिससे इजी वे में बच्चे का बर्थ हो जाए। आगे का प्रोसेस हमारा जो है वो लैक्टेशन है। ध्यान देंगे लैक्टेशन क्या है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमरी ग्लैंड्स में बहुत सारा डिफरेंशिएशन होता है। मेमरी ग्लैंड्स रेडी फॉर मिल्क प्रोडक्शन। प्रेगनेंसी के पीरियड में ही मेमरी ग्लैंड में जो डिफरेंशिएशन होते हैं उससे मिल्क फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। गर्भावस्था में मेमरी ग्लैंड में जो विभेदीकरण हो रहा है उस विभेदीकरण से दुग्ध निर्माण की क्रिया प्रोसेस हो जाती है और दुग्ध निर्माण की क्रिया का प्रारंभ हो जाना ही लैक्टेशन कहलाता है। यह काम ऑलरेडी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है मैंने कि ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन के हेल्प से होता है प्रेगनेंसी के पीरियड में। और जब बच्चे का बर्थ हो जाता है तो बच्चे के बर्थ के होने के बाद हार्मोन ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का बॉस है, जिसके दो लोब होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब से जो हार्मोन निकल रहा है वो एंटीरियर लोब से जो हार्मोन मेनली निकलते हैं वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे आपको पोस्टीरियर लोब से बताना है। पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन आ रहे हैं
यद्यप याद रखेंगे आप पोस्टीरियर लोब में कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता। ऑलरेडी जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स होते हैं वो दो हार्मोन बनाते हैं, एक हार्मोन जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, दूसरे को वैसोप्रेसिन कहते हैं। वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन आर सिंथेसाइज्ड बाय न्यूरॉन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड देन दे आर ट्रांसफर्ड टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और उस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जिसे हम एडीएस भी बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, वो दोनों स्टोर किए जाते हैं। तो आप कहेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली स्टोर हाउस होता है। अब जो दुग्ध स्राव की जो प्रावस्था है, यद्यपि बच्चे जब जन्म ले लिए तो उनको फीडिंग सबसे इसेंशियल चीज होती है, जो माँ के द्वारा अपने इन्फेंट को कराया जाता है। जब भी बच्चे रोते हैं माँ में दुग्ध का स्राव होने लगता है, बिकॉज ये पूरी तरीके से एक रिफ्लेक्स एक्शन है और सिग्नल मिलता है। जब सकिंग सिग्नल बेबी के द्वारा सकिंग सिग्नल माँ उस निपल्स को, ब्रेस्ट के निपल्स को मिलता है, सकिंग सिग्नल जब ब्रेस्ट के निपल्स को मिलता है तो सेंसरी इनपुट हाइपोथैलेमस को जाता है, और उस सेंसरी इनपुट के थ्रू हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन है वो पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन निकल रहा है, उस पोस्टीरियर लोब से निकलने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है। याद रखेंगे, पोस्टीरियर लोब से जो निकल रहा है हार्मोन ऑक्सीटोसिन, वो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क इजेक्शन का काम करता है। मिल्क इजेक्शन दुग्ध स्राव का काम करता है। याद रखेंगे, ऑक्सीटोसिन का काम दुग्ध स्राव का। मैं आपको थोड़ा सा अलग से नहीं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जो दूध का व्यापार करते हैं वो जानवरों को, गाय भैंस को पाल के रखते हैं और वो उन जानवरों से दूध को निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का मिसयूज करते हैं। तो दुग्ध स्राव को करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो ऑक्सीटोसिन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर रीजन से रिलीज किया गया। देन जो एंटीरियर लोब है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज कर रहा है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। तो मिल्क प्रोडक्शन का काम प्रोलैक्टिन हार्मोन कर रहा है, और मिल्क इजेक्शन का काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन कर रहा है। और ये तब प्रोसेस में आते हैं जब शकिंग के लिए, मिल्क को शक करने के लिए उस बेबी के द्वारा निपल्स पे सिग्नल दिए जाते हैं। निपल्स को टच करते हैं तो ये मदर से सेंसरी इनपुट जो है वो हाइपोथैलेमस को मिल जाता है, जिससे उनमें मिल्क का स्राव होने लगता है। दूसरी चीज आपको याद रखना है, जो जन्म के कुछ इनिशियल दिनों तक जो मिल्क सेक्रेट किया जाता है वह गाढ़ा पीला मिल्क जो होता है उसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। उस गाढ़े पीले मिल्क को कोलोस्ट्रम बोलते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि कोलोस्ट्रम क्या होता है, तो आप कहेंगे जो फर्स्ट मिल्क सेक्रेट किया जा रहा है वो कोलोस्ट्रम होता है। कोलोस्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इसेंशियल है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को फीडिंग करने से उसके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। जो किसी बाहर से जो डिब्बे के या पैकेट के जो मिल्क आते हैं उनको आप बच्चों को पिलाते हो या बच्चों को चम्मच से दूध पिला रहे हो दूसरे जानवरों के, तो वो उनको नहीं मिलते हैं। इसलिए जन्म के 6 महीने डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि माँ का दूध ही आपके बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है, क्योंकि जो इनिशियल डेज होता है मिल्क सेक्रेशन का उनमें कोलोस्ट्रम निकलता है, और वो कोलोस्ट्रम बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है, रेजिस्टेंस पावर डेवलप करता है अगेंस्ट पैथोजन, डिफरेंट टाइप के जो डिजीजेज हैं उनसे लड़ने की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और यह भी याद रखेंगे, कोलोस्ट्रम में जो एंटीबॉडीज होती है वो IgA होती है। हमें अपने माँ के दूध से जो एंटीबॉडीज मिली है वो IgA है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो प्लासेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज हमें मिलता है प्रेगनेंसी के पीरियड में, एम्ब्रियो को जो मिलता है वो IgG मिलता है। तो IgG हमें प्लासेंटा के थ्रू मिलता है, एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, और दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgA जो हमें
मिल्क से मिलता है, और वह मिल्क जो क्लोस्ट्रम होता है, जो इनिशियल डेज में सिक्रेट किया जाता है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि पार्ट्यूशन एंड लैक्टेशन दो प्रोसेस इस चैप्टर 3 का अंतिम टॉपिक था। आपको मैंने एक्सप्लेन कराया, हार्मोनल चेंजेस भी आपको बताए गए यहाँ पे, आप इसको नोट कर लेंगे, जहां मेन पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको एक्सप्लेन कराया गया है, कुछ चीजें यहाँ हमने एनसीईआरटी से अलग करके बताया है जो इंपॉर्टेंट था, और बाकी आप जब भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, तो बहुत सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाई जाएंगी, तब आप इसके एग्जैक्ट मास्टर बन जाएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।